हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू अभित शिक्षा। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा बिकॉज टुडे विल बी द लास्ट सेशन जहाँ पर वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनी क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। एंड ये कोई ऐसे मतलब रैंडम क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी पिक किए गए हैं। एंड बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन दैट इज़ टुमारो ऑन 15th of September, I think this video becomes very important not just for the knowledge that you have but also for the testing of your knowledge that कितना आप लोग रिटेन कर पाए हैं मेमोरी में। एंड वेरिड सब्जेक्ट्स है तो वो आप लोग देख पाएंगे कि समझ पाएंगे कि क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज़ नॉट जस्ट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज बट ऑल्सो काइंड ऑफ अ सिमुलेशन बिफोर द एग्जामिनेशन जिसमें आपको समझ में आएगा कि क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे कि नहीं। सो लेट अस बिगिन। पहला जो क्वेश्चन होगा दैट इज़ विच सिटी इज़ नोन एज द टी सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो टी सिटी के रूप में हम किसको कहते हैं? दार्जिलिंग, डिब्रूगढ़, जोरहाट या फिर बिश्वनाथ। तो अगर आपको मालूम हो टी सिटी कौन सा सिटी को हम कहते हैं, टी सिटी हम डिब्रूगढ़ सिटी को एज टी सिटी ऑफ इंडिया जो है उसके रूप में हम रिगार्ड करते हैं। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आसाम मेडिकल कॉलेज द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज इन आसाम इन डिब्रूगढ़। पहली बात तो याद रखिएगा, आसाम मेडिकल कॉलेज कहाँ है? डिब्रूगढ़ में। वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? कौन से ईयर में जो है एस्टेब्लिश हुआ था? 1947, 48, 49 या फिर 50। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो आसाम मेडिकल कॉलेज है वो 1947 में बना था। ठीक है, तो आसाम मेडिकल कॉलेज इज द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, फर्स्ट थिंग। इट इज इन डिब्रूगढ़, सेकेंड थिंग, एंड इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1947। इट इज द थर्ड थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। ठीक है, तो 1947 जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के जो है ऑथर कौन है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रुद्रदमन, हरिसेन, समुद्रगुप्त या फिर बाणभट्ट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका हरिसेन। ठीक है, प्रयाग प्रशिष्टि भी इसको कहते हैं, तो हरिसेन वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ड एज दक्षिण गंगा द लार्जेस्ट रिवर इन द साउथ इंडिया इज। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी रिवर जो है कौन सी है इनमें से? उसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, गोदावरी, कावेरी, पेनगंगा या फिर महानदी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दैट विल बी योर गोदावरी। द गोदावरी विल बी द करेक्ट आंसर। गोदावरी इज डब्ड एज द लार्जेस्ट रिवर इन द साउथ इंडिया या फिर इसको हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, त्र्यंबक हिल से ये रिवर इमर्ज करती है और फिर आपके बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा त्र्यंबक हिल्स से इमर्ज करती है और ये रिवर जो है जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है ये, एंड सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज कृष्णा रिवर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस फीड द कैनल सिस्टम ऑफ भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? चेनाब, सतलुज, रावी या फिर झेलम। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा हो भाखरा नंगल जो है इट इज ऑन दी सतलुज रिवर। ठीक है, सतलुज रिवर के ऊपर जो है आपका भाखरा नंगल डैम जो है वो बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो 21 ईयर्स से आपका वो एज रिड्यूस होके 18 ईयर्स कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया है? एक तो ये इंपॉर्टेंट भी है, साथ ही ये आपको पता होना चाहिए इट इज अंडर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत जो है इसको हम लोगों ने लाया कि एवरीबडी शुड वोट, गेट अ चांस टू वोट इररिस्पेक्टिव कि उनके पास हाउ रिच ही इज़, हाउ पुअर ही इज़, ही शुड बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। उनके पास सिटीजनशिप होना चाहिए एंड ही शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड। जब तक आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होते तब तक आप क्वालिफाइड है फॉर वोटिंग। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इफ़ यू आर नॉट डिस्क्वालीफाइड देन यू आर क्वालिफाइड, ये लिखा हुआ है हमारे। और डिस्क्वालिफिकेशन के बहुत सारे रहते हैं कि बहुत सारे रूल्स रहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। So if you are not disqualified then you are qualified under universal adult franchise। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 21 ईयर्स से इसको घटा के 18 ईयर्स कर दिया था एज को? वो था हमारा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये कौन से स्टेट ने पहली बार लागू किया था? वो था आपका स्टेट ऑफ मणिपुर। ठीक है, मणिपुर ने जो है आपका पहली बार जो है मणिपुर वॉज द स्टेट जिसने पहली बार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत जो है वोटिंग जो है वो करवाया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए 61st अमेंडमेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन, जो हमारा आइडिया है एक वेलफेयर स्टेट का, उसका वो कहाँ पर है इंटीग्रेटेड, ठीक है, प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट या फिर 7 शेड्यूल। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, हम आपने भी पढ़ा होगा जो हमारा आर्टिकल 36 to 51 है, दे टॉक अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, और ये ही हमारा वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करता है, ठीक है। A state should be just, a state should be moral, a state should be fair, ठीक है। तो वो सब जो है ये सब जस्टिस का और फेयर और आइडियल स्टेट का बात कौन करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 36 to 51 वो क्या बात करता है, वेलफेयर स्टेट का बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 51A पार्ट 4A, ठीक है, पार्ट 4A। पार्ट 4A में किसने मतलब कौन सा जो आर्टिकल है वो इंश्राइंड है, फंडामेंटल ड्यूटीज, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, स्पेशल पावर्स ऑफ गवर्नर्स या फिर रिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल, इसका आंसर क्या रहेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज, बिकॉज पार्ट 4A में कौन क्या इंश्राइंड किया गया, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ इंश्राइंड है, हमारा पार्ट 4A में है, ठीक है। पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में है आपका डीपीएसपी, और पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में है आपका फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, पार्ट 4 इन डीपीएसपी एंड पार्ट 4A में क्या है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज याद करके जाइएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर इंडियाज परमानेंट ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। तो आर्कटिक एंड अंटार्कटिका में हमारे कुछ रिसर्च स्टेशन है, आर्कटिक में एक रिसर्च स्टेशन है और अंटार्कटिका में हमारे 2 रिसर्च स्टेशन है इंडिया के। तो उसका नाम क्या है, जो अंटार्कटिका में है उसका नाम क्या है, भारतीय आर्या, भारतीय दक्षिण गंगोत्री, भारतीय एंड मैत्री या फिर दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री। तो इसका जो सही जवाब है दैट वुड बी योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज भारतीय एंड मैत्री। भारतीय और मैत्री जो है ना ये हमारे क्या है, परमानेंट ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन है, कहाँ पे, अंटार्कटिका में, ठीक है। अंटार्कटिका के ये परमानेंट हमारे रिसर्च स्टेशन है जहाँ पर वी आर ट्राइंग टू स्टडी दी पोल्स, ठीक है, बिकॉज पोल्स में जो है बहुत कम रिसर्च कर पाते ड्यू टू द कंडीशंस, और वो क्या है क्योंकि वहाँ पे आइस है तो वो कुछ उसके मतलब ऐसा भी हम माना जाता है कि वहाँ पे क्या है, थोड़े ओल्ड रिमेन्स जो है अर्थ के जो ओल्ड रिमेन्स है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो वहाँ पे जो है रिसर्च करने का इन भारतीय एंड मैत्री क्या हमारे 2 रिसर्च स्टेशन है, कहाँ पर, अंटार्कटिका में। और ये याद रखिएगा अंटार्कटिका में, और आर्कटिक में क्या है हमारा, आर्कटिक में जो रिसर्च स्टेशन है उसको हम कहते हैं हिमाद्री, ठीक है, क्या नाम है, हिमाद्री। ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, आर्कटिक में जो है हमारा रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है, हिमाद्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है which among the following district is the headquarter, which among the following is the district headquarters of West Karbi Anglong। वेस्ट कार्बी आंगलोंग का जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या है, दीफू, हामरेन, देनगांव या फिर सिलोनी। तो आपको आपने अगर पढ़ा होगा कि हमारा जो कार्बी प्लेटू है उसको एक रिवर कोपिली रिवर जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, ईस्ट कार्बी प्लेटू एंड वेस्ट कार्बी प्लेटू, ये ठीक है। तो जो कोपिली रिवर है वो तो डिवाइड कर रही है, तो हमारा वेस्ट कार्बी प्लेटू का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ है, हैमरन में है, ठीक है, हैमरन में है, ठीक है। हैमरन जो है यहाँ पर हमारा वेस्ट कार्बी प्लेटू कार्बी का जो है डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट कार्बी आंगलोंग का जो है डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, हमारे कौन से फॉलोइंग स्टेट्स का जो है सबसे लंबा कोस्ट लाइन है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा योर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात का अगर आप मैप में भी देखेंगे इट्स समथिंग कर्वी लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आप इस कर्व को अगर आप ओपन अप करेंगे, इफ यू हाइपोथेटिकली भी अगर आप इसको ओपन अप करेंगे तो ये काफी लंबा बन जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा गुजरात का जो है सबसे लंबा कोस्ट लाइन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है कब फाउंड हुआ था, तो 20 जनवरी 1919, 20 जनवरी 1920, 24 अक्टूबर 1945 या फिर 26 नवंबर 1949। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1945 में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड हमने जो है यूनाइटेड नेशन का जो है गठन कर दिया था, ठीक है। तो 24 अक्टूबर को जो है एज हम यूएन डे जो है सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 वुड बी दी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्या है, द हेडक्वार्टर ऑफ आसाम साहित्य सभा, ठीक है, असम साहित्य सभा का जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, जोरहाट, शिवसागर, गुवाहाटी या फिर तिनसुकिया। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, द आंसर वुड बी जोरहाट, ठीक है। जोरहाट में असम साहित्य सभा का जो है ये आपका हेडक्वार्टर जो है ये सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय, इलेक्शन पूरे साल भर न्यूज़ में रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत हाई रहेगा। तो आपका इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कौन कंडक्ट करवाता है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस या फिर द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कंडक्ट करवाते हैं आपके इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कंडक्ट करवाते हैं। प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार जी है, ये याद रखिएगा, राजीव कुमार जी है। और यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल 324 के तहत जो है हमारे पावर्स मिलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर कंडक्टिंग एंड सुपरिटेंडिंग ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो है पूरा पावर आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आर्टिकल 324 इज दी आर्टिकल जो कि एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ रहता है, ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव पद्मा विभूषण, ठीक है। पद्मा विभूषण जो पद्मा अवार्ड्स होता है तो उसमें सबसे बड़ा अवार्ड जो है पद्मा विभूषण है। अगर आप हायरार्की देखेंगे, पहला आता है पद्मा विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्मा अवार्ड, ठीक है। तो ये हायरार्की है, सबसे बड़ा अवार्ड पद्मा अवार्ड में वो है पद्मा विभूषण, फिर आता है भूषण एंड देन दी पद्मा अवार्ड, ठीक है। तो हम किनको दिया गया है पद्मा विभूषण अवार्ड, पहले स्पोर्ट्स पर्सन आपके सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल, विश्वनाथन आनंद या फिर महेश भूपति। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, विश्वनाथन आनंद को जो है, आनंद जी जो चेस से एसोसिएटेड है, उनको पहली बार जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ही वॉज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जिसको पद्म विभूषण जो अवार्ड है वो दिया गया था, ठीक है। ओके, टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ प्लैनेट। टाइटन जो है, जैसे हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, मून है, ठीक है। तो वैसे ही टाइटन जो है ये किसका लार्जेस्ट मून है, ठीक है, मार्स, वीनस, जुपिटर या फिर सैटर्न। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, सैटर्न, ठीक है। सैटर्न का जो है ये सबसे लार्जेस्ट मून है टाइटन, ठीक है। टाइटन जो है सैटर्न का सबसे लार्जेस्ट मून है, ये याद रखिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, ठीक है। Alright, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. All the very best from the entire team of Abhit Shiksha to you guys. अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, just don't give up till the last question, ठीक है। Every question matters and give it your best in those 3 hours, जो 3 घंटे होंगे। Give it your best, जितना आपने पढ़ा है वो सारा इस पेपर में मतलब you should feel proud of yourself after coming out of the examination. So with this I would end today's session. All the very best and thank you.